आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना। उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा ये एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है हिस्ट्री का, तो हम लोग इसको शुरू करेंगे आज। ठीक है, बोर्ड में कुछ इश्यूज हैं क्या? आज ही थैंक यू सो मच। फिर से हाँ ठीक है। सही है, फिर भी ऐसा हो रहा है ब्लैक, ऐसे ही चलता है ये। होना तो नहीं चाहिए। हम देखते हैं देख रहे हैं आप, कुछ हैंग कर रहा है। देखिए वो दोनों ही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। थिंक सो बोर्ड भी कोई नहीं, जैसे चल रहा है क्या ही किया जाए। वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री यस प्लीज, प्लीज कम ना, प्लीज कम। मैडम मैडम ये ब्लैक भी चल रहा है, वाइट भी चल रहा है। मेरे साथ ही हो रहा है? मैं इतना बुरा हूँ? मैं इतना बुरा हूँ मैडम? मेरे ही साथ हो रहा है। सर ना, अगर आप सर उसको पहन के ना अगर सर लाइट चलाओगे तो वो डबल शेड सर आएगी, ब्लैक तो कहीं पे भी आते हैं, तो सर एक फ्लो में चलाओ सर, क्योंकि वहां पर मैंने सेलेक्ट करके सर सामने वाइट शेड कर रखी है सर। आप यूज़ करिए, इससे ज़रा देखिए तो कुछ। आ तो रहा है। मैम एक बार टेक्नीशियन से इसे दिखा दीजिए, है ना। मैम से बोल के एक बार टेक्नीशियन से संडे वनडे को। सर हम देखिए क्या बोले, फोन करो। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा चलेगा ये? नहीं सर, रुक आउट कर देंगे हम। चलो चलिए देखते हैं जो होगा, कोई बात। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में व्हाट इज अ गुड नेम? गुरूर, गुरु, गुड नूर। अरे दिन ही आज सही नहीं है क्या मेरा, बताइए। गुड गुड नूर, ओहो क्या बात है। गुड, क्या नाम है वैसे?
नूर का मतलब होता है लाइट। तो हिस्ट्री जो टॉपिक है इसमें ये ख्याल रखिएगा कि हिस्ट्री इज़ अ स्टोरी ओनली। हिस्ट्री एक स्टोरी है, हम लोग इसको एक स्टोरी के फॉर्मेट में, इसलिए तो आगे बुलाया मैंने, ठीक हो जाएगा। स्टोरी के फॉर्मेट में हम लोग इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। आप ना उनको अमन को बोलिएगा सर, अमन अमन, ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हेडिंग डालते हैं। अब ठीक है, शायद चलने दीजिए जैसे चल रहा है। मैडम कह रही हैं कि आप ही के साथ हो रहा है, कोई बात नहीं। अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अमेरिका के रिवॉल्यूशन की। रिवॉल्यूशंस तो दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज़ में हुए, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा करने वाला अमेरिका पहला कंट्री था। और अमेरिका ने एक उम्मीद की किरण, एक लाइट ऑफ द होप, एक रोशनी सी दिखाई थी दुनिया भर को। उसकी बात हम लोग करेंगे। स्टार्ट होती है स्टोरी यहाँ से कि उस वक्त जो है ये बात है 15th सेंचुरी एडी की, जब यूरोप was finally trying to discover the India at that time। उस वक्त इंडिया को डिस्कवर करने की कोशिश की जा रही थी पूरे यूरोप में, बिकॉज ऑफ यूरोप की जो कंट्रीज़ थी वो इंडिया के साथ ट्रेड करते थे। किस चीज़ का ट्रेड करते थे? स्पाइसेस का। किसका ट्रेड? स्पाइसेस, मसाले। यूरोप के कंट्रीज़ जो थे वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे। इंडिया से वो स्पाइसेस ख़रीदते थे, मसाले ख़रीदते थे ना, स्पेशली ब्लैक पेपर है, कार्डमम है ना, और तमाम स्पाइसेस ख़रीद के ले जाते थे। स्पाइसेस का इस्तेमाल वो इसलिए करते थे ताकि वो मीट को प्रिजर्व कर सकें लॉन्ग टाइम के लिए, राइट। और स्पेशली जो ब्लैक पेपर वाज वेरी स्पेशल, इंडियन स्पाइसेस फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज एट द टाइम। सो एट द टाइम, चूँकि thousands of years ago, from the 1 AD, India was connected with the European countries। 1 AD से इंडिया यूरोपियन कंट्रीज से क्या था? ट्रेडिशनली कनेक्टेड था, राइट। पर आफ्टर 1000 years फाइनली यूरोपियन कनेक्शन वाज डिसरप्टेड, डिस्कनेक्टेड, क्योंकि बहुत सारे एम्पायर आ गए और उन्होंने उस ट्रेड के वेज को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज वे आर सर्चिंग द ओशन वे, ओशन पाथ, वाटर पाथ, एंड दैट वाज द रीज़न कि यूरोपियन कंट्रीज वे आर पैशनेट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एट द टाइम। आपने बोला है उन्हें, अमन को क्या बोला है? नोटी, उन्हें बुलाइए, उन्हें बोल दिए कि सर आपको बुला रहे, मुझे काम है उनसे, राइट। तो इंडिया की डिस्कवरी के लिए यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो एफर्ट कर रहे थे, राइट। उसी बीच स्पेन के किंग का नाम था किंग हेनरी। किंग हेनरी वाज अ वेरी फेमस किंग ऑफ द स्पेन एट द टाइम। ही वाज अ वेरी पैशनेट टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एट द टाइम। सो कहते हैं कि किंग हेनरी ही कॉल्ड द वेरी करेजियस शिपमैन, very brave shipman of the Spain at the time. His name was Christopher Columbus, है ना। He called the Christopher Columbus कि Columbus, my dear, I am thinking that कि Spain will be the first country of the world। एक ग्लास में पानी और दे दीजिए, एक ग्लास और पानी, यस, इसको रहने दीजिए, एक और एक स्पून, एक चम्मच भी, मुझे काम है, यस, for the medicine bowl। Then
तो कॉल द क्रिस्टोफर कोलंबस कि माय डियर, आई थिंक आई एम थिंकिंग सो कि स्पेन विल बी द फर्स्ट country of the world who will discover the ocean path of the India. So it was the reason कि Christopher Columbus started his journey from the Spain. His ship was full of the grain, full of the food, full of the gold. बहुत सारी चीज़ों को दिया गया कि लेके जाओ और इंडिया को डिस्कवर करो, चाहे जो भी हो, शर्त चाहे जो भी हो मंजूर होनी चाहिए, जंग हो या मोहब्बत हो भरपूर होनी चाहिए। समझ में आ गया? अगर आप शौक़ रखते हैं तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों के साथ, राइट? मेरी बात का मतलब समझ में आया? जंग हो या मोहब्बत हो भरपूर होनी चाहिए, मतलब जो भी काम करिए दिल से करिए, वरना मत करिए। ये शामिल। तो कोलंबस, यस यस यस, ये मैं चाहता हूँ, ये जो स्माइल है चेहरे की, यही तो मुझे पसंद है, ये तो मैं चाहता हूँ, ये तो मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे पर स्माइल हो, ऑलवेज द स्माइल, क्योंकि स्माइल इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री। मुस्कुराना एक विनर की निशानियों में शामिल है। एक विनर ऑलवेज, अ विनर ऑलवेज अ स्माइल, अ लूजर ऑलवेज, एक लूजर जो होता है हमेशा परेशानी रहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप ऑलवेज स्माइल करो। तो क्रिस्टोफर कोलंबस स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम द स्पेन। तो लिखिए कि फर्स्टली स्पेन started the journey towards the discovery of India. Firstly, Spain. Yeah, firstly, Christopher Columbus started the journey towards the discovery of India. है ना? From the time 1492 AD, ये वो वक्त था where no engine was available, there were no technology was available. That was a very very different time for the world at that time. Journey was very difficult at that time. लोग जब जहाज़ों से निकला करते थे तो कितने तो मर जाते थे बिकॉज ऑफ वो ओशन की लहरों में ख़त्म हो जाया करते थे। शिप फंस जाते थे, कभी आइस से टकरा गए। आपको याद है ना, दुनिया का सबसे टेक्निकल जो शिप था उसका नाम क्या था? टाइटैनिक। जिसके बनाने वाले इंजीनियर ने कहा कि टाइटैनिक कभी डूबेगी नहीं, नेवर सन। लेकिन पहली बार में क्या हुई थी? 1912 में टाइटैनिक स्टार्टेड ए जर्नी फ्रॉम द न्यू साउथहैम्पटन। हाँ मैम वो चाहिए ना, एक ग्लास तो चाहिए ना अलग से। इसमें डालूंगा पानी बाकी इसको। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, इसको हाँ, आप वहाँ रख दीजिए उसके। तो गुलाबी गिलास हो जाएगा। नो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सही है ना? ज़मीन में रख देंगे, कागज़ पे। तो अब क्या हुआ कि टाइटैनिक बनाने वाले इंजीनियर ने कहा कि ये जहाज़ नेवर सन, एंड टाइटैनिक स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम न्यू साउथहैम्पटन to Washington DC in 1912 AD, and in the night Titanic hit the iceberg and finally Titanic sunk in the ocean. दुनिया में एक चीज़ हमेशा ख़त्म होनी है और इस चीज़ का नाम है गुरूर, प्राइड, घमंड। किसी का न रहा है न रहेगा, गुरूर टूटा है, गुरूर टूटेगा। तो घमंड किसी का नहीं रहा है, और जिसने भी ये काम किया वो खत्म हो गया। पंजाब जो लैंड है, पंजाब ज़मीन है, ग्रेट लैंड है। पंजाब इंडिया का दिल है। पंजाब धड़कता है तो इंडिया धड़कता है, यकीन मानिए। अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इस बात पर फ़ख्र होगा, प्राइड होगा कि आई एम फ्रॉम द पंजाब। ये गुरु नानक देव जी की ज़मीन है। देन कोलंबस स्टार्टेड द जर्नी एंड फाइनली आफ्टर the 2 years, Christopher Columbus reached
at the land of America. And firstly, he seems that it is the India, and he was crying that I discovered the India, I discovered the India. But finally, after some time, he realized that no, that was not the India, that was the America. So America was discovered by the Christopher Columbus in 1494 AD. तो लिख लेंगे यस लिखिएगा कि कोलंबस ये लिखिएगा कि कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिका, बस इतना लिख लीजिएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये इस पर बात ही नहीं है। कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिका। अमेरिका का जो नाम है वो अमेरिगो के नाम पे रखा गया। अमेरिगो एक शिपमैन थे, तो उसी के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया था। बहरकैफ अब हम यहाँ बात करेंगे अमेरिका के बारे में। देखिए, अमेरिका जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अमेरिका हैड द 3 पार्ट्स एट द टाइम: नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। लिख लेंगे कि बिफोर द रिवॉल्यूशन अमेरिका वॉज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स: North America, Central America and the South America. देखिए, अमेरिका के जो प्रॉपर लोग थे उन्हें क्या कहते थे? The proper Americans called the Red Indians. अमेरिका के प्रॉपर लोगों को क्या कहा जाता है? Red Indians. तो लिखेंगे कि the proper American peoples या original American peoples called the Red Indians. क्या ये बंद हो सकती है ये ऊपर वाली लाइट? इससे प्रॉब्लम होगी? हाँ, ये आंखों में जा रही है ऐसे। ये आंख पे ना चमक रही है बहुत ज़्यादा। एक बार आप बंद करके देखो, शायद नहीं दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, कोई नहीं, वो पूरा ही बंद हो जाएगा। तो 3 पार्ट में अमेरिका डिवाइड था। अमेरिका की खासियत ये थी कि अमेरिका में ज़्यादातर जो लोग थे दे वेर द इमिग्रेंट्स। 90% या 98% पॉपुलेशन जो थी वो इमिग्रेंट्स। तो लिख लेंगे कि इन द अमेरिका 90% पब्लिक वॉज लिविंग, 90% पब्लिक वॉज ब्रिटिश, 90% पब्लिक वॉज ब्रिटिश, and in the 10% somewhere the French, Spanish and Portuguese. In 10% French, Spanish and Portuguese. Right? Red Indians बोलते थे उन्हें. Yes. रेड इंडियंस, ठीक है ना। देन अच्छा, शुरू में तो सब कुछ ठीक ही था, पर ग्रेजुअली इंग्लैंड ऑक्युपाइड द अमेरिका, है ना। इंग्लैंड ने क्या किया? अमेरिका को ऑक्युपाइड कर लिया। शुरू में क्या था कि अमेरिका के लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अमेरिका में इंग्लैंड इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था, सच लाइक दैट द इंडिया इन कंपेरेटिवली कंपेयर टू द इंडिया। अमेरिका पर इतना ज़्यादा इंग्लैंड का ग्रेप नहीं था। तो लिखेंगे कि ग्रेजुअली इंग्लैंड ऑक्युपाइड द अमेरिका
England occupied the America? है ना? But Americans had the lot of freedoms. Americans had the lot of freedoms. They had their senates. They had the free trade. And there were the very low interference. There were the very low interference in the Americans' life from the England. बहुत ही कम डिस्टर्बेंस था. They had lot of freedom. They had the free trade. Americans had their properties. जैसे ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए जो वर्ड मैंने बोला है, राइट, अगर मान लीजिए उसमें किसी भी तरह का आपको लगता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो यू कैन यूज़ योर टर्म, डोंट कॉपी पेस्ट. आप कॉपी पेस्ट मत करिए, वही मत लिखिए जो मैं लिखा रहा हूँ, अपने वर्ड में उसको क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए. मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये मेंस की प्रैक्टिस होती है. मेंस में जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमेशा हमें अपने टर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं. तो जैसे मान लीजिए मैंने जो समझा दिया या मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपने वर्ड में कन्वर्ट करके लिखने की कोशिश करिए, राइट. उससे क्या होगा कि आपकी जो एथिक्स है वो डेवलप हो जाएगी, किसी चीज़ पे एक थॉट डेवलप हो जाएगी. समझ में आ रहा है? तो कहते हैं कि बिगिनिंग टाइम में अमेरिका के लोगों पर उतनी ग्रिपिंग नहीं थी इंग्लैंड की. अमेरिकन्स वेयर फ्री, दे हैड द फ्री ट्रेड, है ना, दे हैड द फ्री इकोनॉमिकल सिस्टम, और बहुत ही लो इंटरफेरेंस था. लेकिन बाद में चलकर इंग्लैंड ने दादागिरी शुरू करी. England tampered the American economical system, started the harassment, economical exploitation, and it was the reason the public of America worried from the England, and they started the revolution against the England. तो लिख लेंगे कि but gradually England started the economical exploitation of the America. Gradually England started the economical exploitation of the America, and England hampered their freedom. England hampered their freedom. So it was the reason. इस पे क्यों लिखना बेटा? हमारा तो हम पेजेस दिलवाते हैं ना मैडम से. पेजेस हैं किसी के पास ब्लैंक? किसी के पास कॉपी है कोई एक्स्ट्रा? है बेटा? पेजेस हैं? हाँ, थोड़ा सा आप इनको दे दीजिए पेजेस, वो मज़ा आएगा यार. हमें एक दूसरे को कोऑपरेट तो करना ही चाहिए, है ना. आप नोट्स पे लिख रहे थे तो वो अच्छी बात नहीं थी. तो इंग्लैंड स्टार्ट द हैम्पर. अच्छा, अब क्या हुआ? तो लिखेंगे कि इट वॉज अ रीज़न कि American worried from the England and they hold the weapon against to the England and started the revolution. इसकी वजह से वहाँ पे revolution की शुरुआत. It was the reason कि Americans hold the weapons against to the America. And America announced the freedom on 4th of July 1776. 4th of July 1776. हाँ, इंडिपेंडेंट. इसके लिए साहब बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी अमेरिका के लोगों ने. कहा जाता है कि अमेरिकन्स बिल्ड देयर आर्मी, अमेरिका बिल्ड्स द कांग्रेस and build their army and started the fight against to the England. इंग्लैंड जब भी किसी से लड़ाई करता था तो अपनी क्रुएल्टी को क्रॉस कर जाता था. कहा जाता है कि जब फ्रीडम स्ट्रगल वहाँ स्टार्ट हुआ तो लैक ऑफ द अमेरिकन्स लॉस्ट देयर लाइफ एट दैट टाइम बिकॉज देयर वेर नो एनी कंपेरिजन इन दैम. देयर वेर नो एनी कंपेरिजन विद द ब्रिटिश आर्मी एंड द अमेरिकन आर्मी.
American army had no cloth, no shoes, no weapons, and British army had the modern weapons at that time. Mr. George Washington, first president of the America, leaded the American Revolution. He wrote कि मैं एक ऐसी आर्मी को लीड कर रहा हूं जिसके पास कुछ भी नहीं है. My army is fighting with the sword, stick, javelin. बहुत कम लोगों के पास गन्स हुआ करती थी. कहते हैं कि अमेरिका तो डिफीट ही हो जाता, लेकिन अचानक फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी थी. फ्रांस के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया अमेरिका की, और इट वाज द रीज़न कि अमेरिका ओन दिस बैटल फाइनली. तो यही पूरी जो स्टोरी है हमें इसमें पढ़नी है, लेकिन चूंकि हमें अकॉर्डिंग टू यूपीएससी क्वेश्चन एंड आंसर उस हिसाब से हमें पढ़नी, ताकि इस पर अगर यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं तो हम आसानी से कर सकें. समझ में आ गया? तो अब पहली हेडिंग हम लिखेंगे मेजर फैक्टर्स. पहली हेडिंग जो हम डालेंगे वो लिखेंगे मेजर फैक्टर्स ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन. मेजर फैक्टर्स. Major factors. Major factors of the American Revolution. अब ये ऐसे ही चल रहा है तो मैं क्या करूं सर? कभी ये ब्लैक लिख रहा है, कभी ये वाइट लिख रहा है, तो मैनेजेबली ये क्या करें इसमें? मेजर फैक्टर्स ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन. क्वेश्चन क्या है पहला यूपीएससी का इसमें के व्हाट वेर द मेजर फैक्टर्स ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन. ये पहला क्वेश्चन आया है, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है. अमेरिका में रिवॉल्यूशन के मेजर फैक्टर्स क्या थे? राइट? देखिए, पहली चीज आपको बताओ, पहला फैक्टर लिखिए. फर्स्ट फैक्टर हम बताते हैं. पहला फैक्टर नंबर 1. देखिए, अमेरिका के ज़्यादातर लोग, maximum population of the America were the immigrants. They arrived in America from the different countries of the world. समझ में आ रहा है? तो वो लोग अलग अलग जगहों से आए थे. कुछ लोग तो पनिशमेंट लेके आए थे, उन्हें पनिशमेंट दिया गया तो भाग के चले आए. कुछ लोग ऑक्यूपेशन के लिए आए थे, कुछ लोग स्लेव बन के आए थे. तो अमेरिका के अपने सिटीजन्स नहीं थे. मैंने बताया ना कि ओनली 2% पॉपुलेशन, रेड इंडियंस वेर ओनली 2%, 98% पीपल्स वेर फॉरेनर्स. सबसे बड़ी चीज है कि उनका, जाहिर सी बात है कि वो अपनी फ्रीडम को बहुत लाइक करते थे. वो तो खुद ही सताए हुए, बर्बाद किए हुए आए थे बेचारे, और फिर इंग्लैंड ने दोबारा उन पर ग्रिप स्टार्ट किया, इसलिए उन्होंने होल्ड किया वेपन को. तो लिखेंगे पहले नंबर पे कि द मेजर अमेरिकन पॉपुलेशन belong from the different countries of the world, a majority of the people were the immigrants. Majority of the peoples were immigrants. लिखिएगा कि no doubt 90% of the population was the British, and they had a lot of expectation from their mother country. 90% of the population were the British, and they had a lot of acceptation from their motherland. जैसे कैसे होता है कि मैं, जो ब्रिटिश पब्लिक थी, उन्हें अपने मदरलैंड से बहुत एक्सपेक्टेशन देने थे. एक्सपेक्ट करते थे कि भाई हमारे लिए लिबरल रहेंगे, हमारे ऊपर मर्सी करेंगे. बट जब उन्होंने इंग्लैंड का असली चेहरा देखा कि इंग्लैंड इज ओनली फॉर द इंग्लैंड सिटीजन्स, तब उनको रियलाइज हुआ कि ये लोग गलत है.
तो लिखेंगे कि when England started the exploitation of the American public, then finally they realized about the original condition. Finally they realized about the original situation, original condition. तब उनको लगा कि ओहो, मतलब हम जब तक इंग्लैंड में थे तब तक हम इंग्लैंड के थे, आज हम इंग्लैंड से बाहर हैं तो हम कितना भी इंग्लैंड इंग्लैंड बोले पर इंग्लैंड हमारा अपना नहीं। मतलब फाइनली दे रियलाइज्ड, है ना, अबाउट द रियल कंडीशन, नॉट रियल कंडीशन, यू कैन ऑल्सो रूल दैट, कि उन्हें रियलाइज हुआ कि जब तक हम इंग्लैंड में थे तभी तक ठीक था, बाकी इंग्लैंड हमारा नहीं है। ठीक है ना, तब उनको रियलिटी का एहसास हो। होता क्या ना कि इंडिया के जो लोग थे, कितने बड़े बड़े लोग थे। आपको मैं बता दूं कि आपने रतन टाटा साहब का नाम या जमशेदजी टाटा का नाम सुना है कभी? जमशेदजी टाटा वॉज द ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द इंडिया एट द टाइम, राइट। तो जमशेदजी टाटा जो थे, जब वो लंदन विजिट करते थे और जब कभी 5 स्टार होटल में जाकर वो खाना वगैरह खाते थे, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह लेते थे, तो इतने बड़े इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको फील कराया जाता था कि यू आर द स्लैब, इंडियंस आर द स्लैब। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि ही हैड द लॉट ऑफ मनी, he had lot of power, but he was the Indian because he was a slave. And finally he realized in the London, in the England. So it was the reason कि जमशेदजी टाटा opened the होटल ताज at the Mumbai. उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरा जो पुअर इंडियन है, हर कोई ताज होटल, कभी 5 स्टार होटल में तो चाय नहीं पिएगा, और उसे कभी इस बात का एहसास ना हो कि हमारे यहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं है। उन्होंने ताज होटल खोला था, इसको रियलाइज़ कराने के लिए। बात समझ में आ रही? ये फील कराने के लिए, मतलब इंग्लैंड के लोग फील कराते थे। आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब लंदन में पढ़ने के लिए गए हुए थे, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू कंप्लीटेड हिज स्टडी इन द लंदन। एक बार मोतीलाल नेहरू was his father ना, they living in इलाहाबाद प्रयागराज। कहते हैं कि उन्होंने अपने फादर से कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि पापा मेरा एक फ्रेंड है, जब वो आता है तो उसे लेने के लिए कार आती है उसके घर से। उस टाइम की बात है, बहुत पुरानी बात है। पापा कई बार जो ब्रिटिश हैं हमें रियलाइज़ कराते हैं, एहसास दिलाते हैं, पापा हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, गिल्ट फील करते हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि बेटा कल फिर तुम जाना, और कितने गेट हैं तुम्हारे स्कूल के? कहा 4 गेट्स हैं पापा। बोला जिस गेट से निकलना है, जिस गेट से निकलोगे हर गेट पर एक कार खड़ी। मतलब इंडिया के लोगों को ना ब्रिटिश रियलाइज़ कराते थे कि यू आर द इंडियन, इट मीन्स यू आर द स्लेव। समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी, he completed his study from the London and he was a lawyer, and महात्मा गांधी जब अफ्रीका पहुँचे और जब वो फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे ट्रेन में बैठ के, उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, तो ब्रिटिश उनसे पूछ रहे थे कि who are you and what are you doing here? महात्मा गांधी said to them, finally I have the first class ticket, I am the Indian. बोला no, you are the slave and you are finally not allowed here. You are not allowed here. तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास का टिकट हो या सेकेंड क्लास का, बट यू आर द स्लैव एंड स्लैव्स आर नॉट अलाउड इन द फर्स्ट क्लास। समझ में आ रहा है? तो ब्रिटिश ऑलवेज रियलाइज, हमेशा रियलाइज कराते थे अपनी कॉलोनीज़ के लोगों को। समझ में आ रहा है? जब अंग्रेज़ों ने, इंग्लैंड ने अमेरिका को कन्वर्ट किया, ऑक्युपाइड कर लिया, तो वहाँ के लोग इंग्लैंड के लिए क्या थे? स्लैव्स थे। They were not the native of the England, they were the Slavs only. And England always realized them, you are the slave of the England. So the 90% population belong to the England, but they leave their country and they settle in the USA, America. So England
ऑलवेज रियलाइज देम कि यू आर द ओनली आर स्लेव। तुम भले ही इंग्लैंड से आए होगे, लेकिन अब तुम हमारे सिर्फ क्या हो, स्लेव हो, गुलाम हो। और उनके साथ वैसे ही। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। पहला रीज़न क्या है बेटा, कि 90% पॉपुलेशन बिलोंग टू द इंग्लैंड, बट दे लीव देयर कंट्री एंड सेटल इन द अमेरिका। सो व्हेन इंग्लैंड occupied the America, always England realized then कि you are our slave, and England started the economical exploitation, social exploitation. प्रॉब्लम थी, रोजी रोटी नहीं चल रही थी बंदों को, कुछ को पनिशमेंट दिया गया, निकाल दिया गया, है ना। उस ज़माने में ना ब्लैक वाटर पनिशमेंट दिया जाता था, जिसमें कंट्री खाली करा दिया जाता था। तो अमेरिका तो उस टाइम आइलैंड ही था ना, एक कॉन्टिनेंट था ना, वैकेंट था पूरी तरह से, पूरा नोमैड्स एरिया था वो, वहाँ पर भेज दिया जाता था। पर धीरे धीरे अमेरिका में पॉपुलेशन ग्रो कर गई फाइनली। मेरी बात समझे, पहला रीज़न क्लियर हुआ आपको, पहला रीज़न यही था। आप सेकेंड रीज़न लिखेंगे, सेकेंड रीज़न था, दूसरा रीज़न लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे रोल ऑफ द अवेयरनेस, रोल ऑफ द अवेयरनेस। अवेयरनेस का क्या रोल था अमेरिका के अंदर। तो देखिए, पहले तो बिगिनिंग टाइम में अमेरिका के लोगों को फील नहीं हुआ, पर जैसे जैसे वहाँ पे अवेयरनेस स्टार्ट हुई, अमेरिकन्स फाइनली फील द राइट सिचुएशन। तो लिखेंगे कि ग्रेजुअली अमेरिका बिकम अवेयर because some American intellectuals published the magazines, newspapers, and they propagated the awareness in the Americans. They propagated the awareness. Some intellectual, American intellectual, started the magazines and newspapers, and they propagated the awareness in America, है ना, कि America is under the occupancy of England, and England is harassing the American peoples. England is harassing the American peoples. You understanding na? Right? No any problem? अब उनके नाम कौन कौन से थे? Who were the intellectuals? Who were the Americans? Who were the intellectuals? तो लिखेंगे कि their name, उनका नाम लिखिएगा, पैट्रिक हेनरी, पैट्रिक हेनरी, PATRIC, पैट्रिक हेनरी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन, थॉमस पेन, PAINE, थॉमस पेन। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो क्या होती है, अवेयरनेस ही तो होती है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट फैक्टर, रोल ऑफ द इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी, रोल ऑफ द इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी। जी, यही तो हेडिंग है बेटा। हाँ, नहीं, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे ना, अंडरस्टूड हो जाएगा। ये तो शुरुआत है ना,
जैसे ही आप रिवीजन करेंगे ना वैसे ही अंडरस्टूड हो जाएगा। जैसे ये क्या हो गई, इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी जो है, इसको एक बार आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आपको लिखना क्या है। समझ रहे हैं मेरी? असल में हेडिंग्स डालना ही नहीं है ना बेटे, पॉइंट में ही लिखना है मेंस में। हेडिंग्स तो डालना ही नहीं है हमें, ये तो आपकी समझ के लिए मैंने लिखवाई है। समझ में आ रहा है? हेडिंग्स तो डाली नहीं जाती आंसर राइटिंग में, वो तो पॉइंट से ही लिखा जाता है पकड़ के, है ना? उसमें परेशान मत होइए, कोशिश करिए इसको अंडरस्टैंड करने की। अगर एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आप इजीली डिक्टेट कर सकते हैं। कुछ इस पे रटना है ही नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है इसको। आ रहा है समझ? बोलिए। और अब रोल ऑफ द इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब क्या था कि देखिए अमेरिका का जो डेवलपमेंट हुआ था ना वो इक्वल हुआ था। अमेरिका was divided into the three parts, north, central and south, but America was completely equal development. There were no any differences, economical, social, cultural, no differences available in the America. होता क्या है कि कोई भी किसी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कोई भी जो बंदा होता है वो आपकी मजबूरी का ही फ़ायदा उठाता है, वो आपको मजबूर करके लाइन अप करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी ही ना हो तो फ़ायदा कोई उठाएगा कैसे? मेरी बात आप समझ में आ रही है? जैसे बिहार में आपने सुना होगा कि 10,000 रुपीज़ हर वीमेन के खाते में डाला गया। सुना आपने? सुना ना? और विमेंस ने ले लिया, और लेने के बाद आपकी मजबूरी है कि आप वोट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? वोट तो देंगे ना। तो विमेंस ने पैसा लिया, ये उनकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी कि नहीं थी? अगर वो वेल ऑफ होते, उनकी कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ना होती तो वो इस बात का पुरजोर विरोध कर देते कि नहीं भाई हमें पैसा आपसे नहीं चाहिए, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। ये काम वो पंजाब में कोई नहीं कर सकता ना, क्योंकि पंजाब की फैमिली बहुत वेल ऑफ है, यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो अक्सर जो लोग होते हैं वो आपकी मजबूरियों पर ही हिट करते हैं, पर आपकी कोई अगर वीकनेस ही नहीं है तो हिट कहाँ से करेगा? अमेरिका इकोनॉमिकली बहुत ही वेल ऑफ था, वहाँ के लोग गरीब नहीं थे, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी रिच थे। वो अलग बात है कि वो क्वारलिंग लाइक नहीं करते थे, वेपन्स लाइक नहीं करते थे, बैटल्स लाइक नहीं करते, क्योंकि दे वर वेरी प्रोग्रेसिव। तो अमेरिका में व्हाट इज द मीन ऑफ द इकोनॉमिकल prosperity? Prosperity in the sense of equality. America was economically equal country, rich country, well off country. यही रीजन था कि जब इनका हैरेसमेंट स्टार्ट हुआ तो फाइनली ऑल अमेरिकन स्पीक अगेंस्ट टू द इंग्लैंड कि नो वी विल नॉट कन्वेड, हम नहीं करेंगे बर्दाश्त आपको। मेरी बात समझ गए? प्रॉस्पेरिटी का मतलब तो लिखेंगे कि अमेरिका हैड द इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी, there were no any discrimination. There were no any discrimination. Americans were well off. Americans were economically well established. Capitalists were available. They had the free trade. They had their private property. Capitalists were available. They had the free trade. They had the private property.
मेरी बात आप समझ गए ना? तो जैसे ही इंग्लैंड ने दादागिरी शुरू की, वैसे ही अमेरिकन्स स्पीक आउट फाइनली अगेंस्ट टू द इंग्लैंड की व्हाट आर यू डूइंग डियर, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या कर रहे हो आप हमारे साथ? तो ऑल अमेरिकन्स स्पीक आउट अगेंस्ट टू द इंग्लैंड एट द टाइम। मेरी बात समझ आ रही है ना? इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे, बताइए, समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर हुई ना? इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी का क्या मीनिंग होगा कि सब कुछ बराबर था, इक्वल था, और सबने एक बार में बोला कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा कि रोल ऑफ द चेंज इन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। सर इसका सर थर्ड पॉइंट आपने लिखा है, इसका कंक्लूजन क्या निकला सर, रोल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। सर इसमें ये स्टेटमेंट समझाएंगे सर जो कि सर सिटीजन थे वो सर इक्वली इकोनॉमिकली वेल ऑफ थे, बैलेंस थे, अपने ट्रेड थे, अपने बिजनेस थे, अपनी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था। होता क्या है ना कि जब किसी पर जुल्म होता है, किसी को दबाया जाता है, तो पता है जो मजबूर लोग होते हैं वो दब जाते हैं, वो बोल नहीं पाते। लेकिन जहाँ कोई मजबूर ही ना हो, और मजबूर इंसान होता किस चीज़ से है, इकोनॉमिकली ज़्यादा होता है। और जब आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आपको कोई दबा पाएगा? नहीं दबा पाएगा। तभी तो अमेरिकन ने कहा कि दादागिरी नहीं चलेगी आपकी, हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हेडिंग डाले, रोल ऑफ चेंज इन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। यस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रोल ऑफ चेंज इन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इसका मतलब क्या है कि इंग्लैंड ने धीरे धीरे कॉलोनियल रूल, इंग्लैंड, रोल ऑफ चेंज इन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। क्लियर? इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली started the economical exploitation of the British Americans. England imposed the difficult taxes on the America, right? And it was the reason American started the क्या नहीं revolution. तो लिखेंगे कि England imposed the very difficult taxes on the Americans. Americans started the economical exploitations. British government passed the Navigation Act in 1651 and 1663 AD. Passed the Navigation Act. Yes, you should also mention na. British government passed the Navigation Act in 1651 AD and 1663 AD. नेविगेशन एक्ट, 2 टाइम्स नेविगेशन एक्ट पास हुआ, एक है 1651 AD एंड 1663 AD. What was the Navigation Act? According to this Navigation Act, देखिए मैंने कहा ना कि Americans in the beginning time, Americans had their free trade. They were free for the trade for the any world countries. But after the Navigation Act, England passed a rule कि अमेरिकन्स सिर्फ इंग्लैंड के साथ ट्रेड करेंगे, नॉट फॉर द अनदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अमेरिकन्स ट्रेड अलाउड फॉर द ओनली विद द इंग्लैंड. अमेरिकन्स ट्रेड allowed only for the England.
तो अमेरिका के लोगों को भाई बुरा तो लगेगा ना, भाई ये क्या कर रहे, मेरी बात आप समझ रहे। जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, आप शुरू में बिल्कुल आप उसको फ्री अप कर रहे हो, वो जो चाहे करे, जहां जाए खेले, जिसके साथ चाहे खेले। फिर अचानक से एक दिन आप बोल रहे हो कि नहीं, आपको किसी के साथ नहीं खेलना है, सिर्फ आपको हमारे साथ खेलना है, सिर्फ हमारे घर के बच्चों के साथ खेलना है। तो बोलेगा ना कि पापा कल तो आपने नहीं मना किया, आप आज मना कर रहे हो, क्या रीज़न है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ। वो आस्क करेगा कि नहीं, क्वेश्चन करेगा। तो ये अचानक से इन्होंने जब किया तो अमेरिकन आस्क्ड द क्वेश्चन कि भाई हु आर यू एंड व्हाट इज द रूल, वी आर फ्रीड भाई। पर ब्रिटिश ने कहा कि नहीं, अब वो होगा जो हम चाहेंगे, आप वही करिए जो हम चाहते हैं। समझ में आ गया। क्योंकि ना कहीं से इंग्लैंड को डर सता रहा था कि कहीं अमेरिका जो भी इकोनॉमिकल बेनिफिट ले रहा है, दूसरे कंट्रीज़ को बेनिफिट जा रही है, हमें बेनिफिट क्यों नहीं जाती। ये होता है ना कि आप जब एकदम से एक्सेस कर देते हैं किसी चीज़ को तो उसका रिजल्ट तो आएगा सामने। ये एक्सेस ही तो था कि आपने अचानक से बैन लगा दिया। और देखिए क्या किया इन्होंने, लिखेंगे कि एन इंग्लैंड imposed the sugar tax in 1764 AD. Sugar tax 1764 AD, and currency tax in 1764 AD, आगे लिखेंगे स्टैम्प टैक्स इन 1765 AD, स्टैम्प टैक्स, यस स्टैम्प STMP, स्टैम्प टैक्स इन 1765 AD। तो आप देख लीजिए कि जब इतने सारे टैक्सेस उन्होंने पास किए, इतने सारे टैक्सेस जब इन्होंने पास किए तो फिर अमेरिका के लोगों ने स्पीक आउट किया। तो लिखेंगे कि व्हेन इंग्लैंड imposed the different taxes on the Americans, then Americans asked the question, and according to an American scholar, James Otis said कि no taxation questions, and according to the American scholar James Otis के accordingly, James Otis, no taxation without the representation, no taxation without the रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है। जेम्स ओटिस जो एक अमेरिकन थे, उन्होंने इंग्लैंड की गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन किया कि साहब आप हमारे ऊपर टैक्सेस तो लगा रहे हो, पर अगर टैक्सेस आप लगा रहे हो, टैक्सेस ले रहे हो, तो हमारा राइट बनता है कि आपके पार्लियामेंट के अंदर हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो अमेरिकन्स को क्यों नहीं सेलेक्ट करके अपने पार्लियामेंट में आप बिठा रहे हो। नो टैक्सेशन विदाउट द रिप्रेजेंटेशन। अगर आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो हम आपको टैक्सेस भी नहीं देंगे। इसका मतलब यही हुआ ना भाई, इंडियंस आर पेइंग द टैक्सेस, तो इंडियंस आर द रिप्रेजेंटेटिव्स इन आवर पार्लियामेंट। पर अमेरिकन्स ने ये कहा कि भाई हमसे आप टैक्सेस तो ले रहे हो, पर अमेरिकन्स आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव इन द अमेरिकन सीनेट्स, अमेरिकन पार्लियामेंट, तो नो टैक्सेशन विदाउट द
रिप्रेजेंटेशन। समझ में आई ये चीज? अब लिखेंगे इमीडिएट सर्कमटेंसेस। जेम्स ओटिस, OTTIS। हाँ, जे लिख लीजिए, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, JAMES, जेम्स, OTTIS, ओटिस, OTTIS, जेम्स ओटिस। ठीक है ना, जेम्स ओटिस। कोई फर्क नहीं है, चलने दीजिए, क्या ही दिक्कत है, इससे चल रहा है, ये होगा नहीं सही। सुबह में भी प्रॉब्लम आई थी ऐसी, अभी भी आई है, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्पेलिंग तो मैं लिखा ही दूंगा, ऐसे बोल के लिखा दूंगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जेम्स ओटिस। तो अब लिखेंगे इमीडिएट सर्कमटेंसेस। इमीडिएट, या जिसको आप बर्निंग रीजन कह सकते हैं। कहते हैं कि इंग्लैंड की जो दादागिरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इंग्लैंड अब बिल्कुल बेकाबू सा हो रहा था। इंग्लैंड सोचता था कि हम जो चाहेंगे वो अमेरिका में करेंगे। हुआ कुछ यूँ कि उस वक्त इंडिया वॉज अ कॉलोनियल स्टेट ऑफ द इंग्लैंड एट द टाइम। इंडिया पर भी किसकी रूलिंग थी? इंग्लैंड की। इंग्लैंड के जो लोग थे, गवर्नमेंट थी, वो इंडिया में बहुत सारे कॉमर्शियल क्राफ्ट या कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर है वो कराते थे। लाइक दैट इंडिगो है, टी है ना, बहुत सारी चीज़ें वो इंडिया में प्लांट कराते थे। तो उस वक्त इंडिया में जो चाय है वो काफ़ी हद तक गोडाउन्स के अंदर कलेक्टेड था और सड़ रहा था, खराब हो रहा था, है ना। इन द इंडियन गोडाउन्स एट द बंगाल एट द टाइम लॉट ऑफ टी बंडल्स जो खराब हो रहे थे। तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ, इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना इंडिया के अंदर जो हमारी टी खराब हो रही है उसको अमेरिका में बेच दिया जाए। समझ में आ गया? और इस तरह से इंडियन टी को पैक करा के अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका के बोस्टन डॉकयार्ड पर पूरी शिप भरी हुई आकर लैंड कर गई। ये बात अमेरिका के लोगों को बुरी लगी कि साहब आप वो हमें बेचोगे जो हमें पसंद नहीं है, आप ज़बरदस्ती हमें कोई चीज़ दोगे, हम ना लें तो। प्रॉब्लम ये थी ना कि आप अगर कोई बच्चा है, अगर उसकी परवरिश, उसकी कंट्रोलिंग ऐसे की जा रही है कि उसे पूरी फ्रीडम है और अचानक से उस पर पेरेंट ग्रिपिंग जब करते हैं तो बच्चा क्या करता है? बगावत कर देता है ना। अमेरिका की जो कंट्रोलिंग थी इंग्लैंड ने जैसे करी थी वो बहुत हद तक फ्रीडम था उनको, लेकिन अचानक से वो इंडिया वाला रूल उन पे फॉलो करने लगे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग नाराज़ हुए। तो जब बोस्टन डॉकयार्ड पर इंडियन जो टी थी वो लाई गई पैक करके, तो अमेरिका के लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी कि साहब इतने सारे गंदे टैक्सेस आपने हम पे इम्पोज किए और अब नौबत ये आ गई कि आप हमें चाय पिलाओगे, और वो भी सड़े हुए चाय। कहते हैं कि कुछ अमेरिकन्स इकट्ठे हुए और वो लोग बोस्टन पहुँचे। उनमें से एक नाम है सैमुअल एडम्स का, एंड कहते हैं कि अमेरिकन्स थ्रू द टी इन द ओशन, और इस इंसिडेंट को नाम दिया गया बोस्टन टी पार्टी। और यहीं से अमेरिकन रिवॉल्यूशन का आगाज़ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है कि नहीं भाई अब तो एक्स्ट्रा हो रहा है, अब तो हद हो गई है। तो लिख लीजिएगा बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी ये बहुत फेमस है। कब हुआ था ये? 16 दिसंबर 1773। 16 दिसंबर 1773। लिखेंगे कि इंग्लैंड्स प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थब्रुक, NORTH, नॉर्थ,
BROOK Brooke, England Prime Minister Lord Northbrook decided कि he will send the Indian tea in America for the sale. And Indian tea arrived at the port of Boston in America. Indian tea arrived at the port of Boston in America. So, the American peoples get worried by this behavior. The American people get worried by this behavior, and some Americans threw the Indian tea in the American Ocean, है ना, at the place of Boston. Their leader was the Samuel Adams. Their leader was the Samuel Adams. Yes, Samuel Adams was the leader. Samuel Adams. So this incident famous as the name of Boston Tea Party. ये एक immediate reason था अमेरिकन रिवॉल्यूशन का कि द ऑल अमेरिकन फाइनली रियलाइज कि दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम, है ना, कि वी शुड होल्ड द वेपन अगेंस्ट टू द इंग्लैंड. ठीक है ना. तो लिखेंगे कि बाय दिस रीजंस द अमेरिकन पीपल्स. मैम एक मिनट बेटा, मैम बात बताइए. ठीक है. तो these are the reasons the Americans hold the weapon against to the England, है ना, and they started the revolution, and America announced its freedom on 4th of July 1776. समझ में आई बात हमारी. क्वेश्चन क्या है यूपीएससी का फेमस क्वेश्चन, एवरग्रीन क्वेश्चन, कि व्हाट वेयर द फैक्टर्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन. लिख लीजिए, एक क्वेश्चन इस पे लिख लीजिएगा कि व्हाट वेयर द फैक्टर्स. हाँ जी, हाँ, इसका इस पर क्वेश्चन जो आया है, जो फेमस क्वेश्चन आता है या आएगा, वो यही है इस टॉपिक पे. तो एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट वेयर द फैक्टर्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन. व्हाट वेयर द फैक्टर्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन. ये क्वेश्चन है जो इस टॉपिक पे आया है. तो आंसर राइटिंग आप लोग करते होंगे ना, आंसर राइटिंग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना. ठीक है. जैसे मान लीजिए जब हम आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो आंसर राइटिंग को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन. जो इंट्रोडक्शन है क्या होता है, बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, दिल को छू लेने वाला होना चाहिए. कहा जाता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. पहली बार जो आपने इम्प्रेशन बना दिया है वही हमेशा रहता है. इंट्रोडक्शन क्या होगा कि हाँ, कि अमेरिका एक्सेप्टेड द फ्रीडम ऑन 4th जुलाई ऑफ 1776, है ना, एंड देयर वेर द मेनी रीजंस
मेनी फैक्टर्स ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। जो इंट्रोडक्शन है वो हार्ड टू हार्ड 20 से 25 वर्ड के बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो वो नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन शॉर्ट होना चाहिए और बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए। जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन आज लिया है, पहले दिन लिया, आपसे आपके बारे में पूछा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप पूरी चीज़ें नहीं बता सकते, पूरी स्टोरी नहीं बताई जाती, बल्कि अपने बारे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, और आप क्या चीज़ परसू कर रहे हैं, यही इंट्रोडक्शन। आपने देखा है जो आईएएस वगैरह होते हैं, कभी आप उनसे मिलिएगा तो एक चीज़ आप उनमें पाएंगे कि वो बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बात करेंगे आपसे, यस या नो में ज़्यादा बात करेंगे। क्योंकि देखिए जब इंसान इंटेलेक्चुअल होता जाता है ना, तो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत कम हो जाता है किसी चीज़ का। हाई लेवल पे जितने हाई लेवल के लोगों से बात करेंगे ना, बहुत कम बोलेंगे आपसे, वो यस या नो में ज़्यादा बोलेंगे। वो बहुत बकबक करना, ये ज़्यादातर बेवकूफ़ों का काम है, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ। जो बड़े लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, ज़्यादातर चीज़ों को कम। बात समझ में आ रही? कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अगर ये अंदाज़ हो आपके अंदर कि कौन सी बात कहाँ बोलना है, तो आप छा जाओगे, है कि नहीं? ये अंदाज़ होता है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आपको ये अदा हो आपके अंदर कि कब कहाँ क्या बोलना है, तो उसे छा जाओगे। जहाँ पे आपको इमोशनल होना है वो आप वहाँ इमोशनल रहना है, जहाँ आपको मुस्कुराना है वहाँ मुस्कुराते रहना है कि नहीं। अब मैंने कहा कि आपको ऑलवेज मुस्कुराना है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया और वहाँ जाके आप मुस्कुरा रहे हो, तो उसका मतलब जानते हो क्या होगा, ख़तरनाक होगा ना। और किसी के यहाँ खुशी चल रही है, बधाइयाँ चल रही है, वहाँ जाके आप गमी वाला चेहरा बना लिया, वहाँ पे रो रहे हैं, अब तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तो वो वहाँ तो चीज़ें खराब। तो जहाँ पे जिस चीज़ की नीड हो बेटा वही करना है, जिसी को कहते हैं पर्सनालिटी। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते, इंट्रोडक्शन लिख दिया 20 से 25 वर्ड्स। अब मेन बॉडी में ये क्वेश्चन पूछा है 150 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली। लिमिट लिख लीजिए, वर्ड लिमिट कितनी है इसकी, 150 वर्ड्स। सिर्फ और सिर्फ आपको डिक्टेट करना है 150 वर्ड्स। ठीक है, अब मेन बॉडी में जितने फैक्टर्स हैं, आपको जो जो समझ में आ रहा है आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। लास्ट में आता है तो कंक्लूजन जो होता है वो जूस होता है पूरा किसी चीज़ का, समरी होती है कि ठीक है ये सारे फैक्टर्स को पढ़ने के बाद हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो सारे फैक्टर्स को पढ़ने के बाद हमारे मन में कुछ तो आइडिया आएगा, है ना। तो आइडिया यही है कि ऑल एबव फैक्टर्स वेर लाइबल फॉर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ये लाइन ज़रूर जोड़ेंगे ना, क्योंकि सारे फैक्टर जो हमने लिखा है वो सबका उसमें था, इसमें कोई एक रीज़न शामिल नहीं था। लेकिन एक बात जो हम अलग लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि अमेरिका की जो सर्वाइवल हुई थी दैट वाज वेरी डिफरेंट टू द अनदर कॉलोनीज। शुरू से ही अमेरिका का जो सर्वाइवल है वो डिफरेंट रहा, और जैसे ही इंग्लैंड ने उस पर ग्रिप बनानी शुरू की, अमेरिकन्स वरीड अगेंस्ट टू द इंग्लैंड। बात समझ में आ रही है? बताइए, ऐसे कैसे ना कि ऑल अबव रीजंस आर लाइबल फॉर द सिचुएशन, ऊपर के सारे ही रीजंस शामिल थे
लेकिन एक बात जो हमें अलग लगती है वो ये लगती है कि अमेरिका वॉज कंप्लीटली डिफरेंट विद द अदर कॉलोनीज। यानी इंग्लैंड ने अमेरिका को जो ट्रीटमेंट दिया है वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था इन कंपेयर टू द अदर कॉलोनी। एंड सडनली व्हेन started the gripping, England started the gripping on the Americans, है ना, started the exploitation of the Americans, they hold the weapons finally. You understanding what am I saying? Yes, मेरी बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही बेटा? Can you explain me? या प्लीज स्पीक लाउडली यार, विथ कॉन्फिडेंट मुझे बोलिए। यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट नहीं देखेंगे तो कहाँ दिखाएंगे? बोलिए, आपको क्या समझ में आया? इसका कंक्लूजन क्या लगा आपको? ठीक है, ठीक है। यानी ऑल अबव रीजंस, जितने ऊपर हमने रीजन दिए हैं वो सारे हैं, पर जो बात सबसे ज़्यादा खतरनाक थी वो यही थी कि आप किसी का सर्वाइवल, किसी की परवरिश, किसी की कमांडिंग इतने आसानी से कर रहे हो और आगे चल के उस पर हार्ड ग्रिप करोगे तो वो रिबेल तो करेगा ना, और ये रीज़न था। तो आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, यू कैन डिक्टेट ईजिली। इसको लिखिएगा, दिखाना आप हमें लिखकर जो है ये क्वेश्चंस 150 वर्ड्स में कोशिश करना लिखने की, क्योंकि देखिए आपका सिलेक्शन होना ना होना काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपके आंसर राइटिंग के ऊपर। योर आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और है कि आपको मैं बता दूं कि नो डाउट अमेरिका ने फ्रीडम को पाया, इंग्लैंड जैसी पावरफुल कंट्री को अमेरिका ने डिफीट किया, पर इसके पीछे किसका हाथ था? समझ में आ रहा है? कोई तो रहा होगा। इसके पीछे था फ्रांस। फ्रांस का बहुत बड़ा रोल माना जाता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, क्योंकि अमेरिका के लोग वेल ऑफ थे, बट दे हैड नो एनी आइडिया ऑफ द आर्मी सिस्टम, वेपन, या उनको सपोर्ट जो है वो फ्रांस ने दिया था। तो लिखिएगा इसमें एक हेडिंग डालते हैं, रोल ऑफ द फ्रांस इन अमेरिकन रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द फ्रांस इन अमेरिकन रिवॉल्यूशन? अमेरिका के रिवॉल्यूशन में फ्रांस का क्या रोल था? व्हाट वाज रोल ऑफ फ्रांस इन अमेरिकन रिवॉल्यूशन? रोल ऑफ द फ्रांस इन अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो नीचे लिखिएगा कि देयर वेर द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द फ्रांस इन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। लिखेंगे देयर वेर वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द फ्रांस इन अमेरिकन रिवॉल्यूशन। लिखिए, स्टार्ट करिए नीचे। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। पहला लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट बनाइए कि फ्रांस gave the weapons to the Americans, gave the weapons to the Americans, है ना? And it was the reason that Americans fought with the England. France gave the weapons to the American army, to the American, and it was the reason कि America fought with the England. इतनी पावरफुल कंट्री से अमेरिका लड़ पाया, इसके पीछे रीजन ये था। और क्या रीजन है बेटा? ट्रेनिंग। फ्रांस ट्रेंड द अमेरिकन सोल्जर्स। फ्रांस प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग टू द अमेरिकन सोल्जर्स, प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग टू द अमेरिकन सोल्जर्स, provided the training to the American soldiers.
ठीक है ना। फ्रांस ने पूरी ट्रेनिंग दी थी, चाहे जितना भी जैसे भी कर सकता था। इसके अलावा सबसे बड़ी जो हेल्प होती है, एक और हेल्प होती है, वो थी इकोनॉमिकल हेल्प। जब अमेरिका फाइट कर रहा था इंग्लैंड से तो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तो फ्रांस प्रोवाइडेड द इकोनॉमिकल हेल्प टू द अमेरिकन्स, प्रोवाइडेड द इकोनॉमिकल हेल्प टू द अमेरिकन्स। इकोनॉमिकल हेल्प टू द अमेरिकन्स, लिखिएगा कि फ्रांस प्रोवाइडेड द 5 मिलियन लीबर। हाँ, because the reason के in the Europe, France and England were the enemies. They always fight each other. कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के ऊपर जो कनाडा का एरिया है ना, कनाडा का एरिया सबसे पहले फ्रांस के हाथ में था, पर इंग्लैंड ने वो एरिया भी जीत लिया था फ्रांस से। और हमेशा ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे, हमेशा यूरोप में लड़ाई होती रहती थी। तो इंग्लैंड एंड फ्रांस वेयर द एनिमीज, हमेशा ही दुश्मनी। ये रीजन था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि नहीं होता है, ये था। तो फ्रांस प्रोवाइडेड द इकोनॉमिकल हेल्प टू द अमेरिकन्स एंड फ्रांस प्रोवाइडेड द 5 मिलियन लीबर, LIBRE। लीबर क्या होता है? करेंसी का नाम है। फ्रांस प्रोवाइडेड द 5 मिलियन लीबर, LIBRE, हाँ, 5 मिलियन लीबर। ये फ्रांस की उस वक्त की करेंसी थी। अब तो काफ़ी हद तक उन्होंने यूरो वगैरह एक्सेप्ट किया और तमाम चीज़ें। तो उस टाइम की करेंसी क्या थी? लीबर। तो ये तो बहुत बड़ी हेल्प हो गई ना यार। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं कि जब अमेरिका के डार्क टाउन में when the American forces fighting between the England force, and that was the destination time, final destination। उस वक्त अमेरिकन जब लड़ाई कर रहे थे तो इंग्लैंड की आर्मी अमेरिकन को गोलियों से भून रही थी। कहते हैं कि एक रो में आर्मी आती थी अमेरिका की, उनके हाथों में स्टिक थे, जुलाइंस थे, स्वॉर्ड थे। अमेरिकन वेर फाइटिंग विद अ ट्रेडिशनल वेपन, they had no modern weapon at that time, where the George Washington was the leader of the Americans and where the England soldiers were fighting with the modern weapons। उस वक्त वो भून रहे थे गोलियों से और अमेरिकन मर रहे थे। वो एक दीवानगी थी, इशरते खतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जब दर्द हद से गुजर जाता है तो दवा होता है ना, समझ में आ रहा है? तो उस वक्त समझ में आई मेरी बात? कुछ समझते हैं आप लोग? क्या नाम है? दिलजीत दोसांझ है ना, सतिंदर सरताज, ये सब। मैं भी फैन हूँ दिलजीत साहब का बहुत बड़ा। समझ में आ रहा है? इशरते खतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। इसका मतलब है यार, ये कोई आशिकी वाली शायरी में नहीं कर रहा, मैं तो बहुत गहरी बात कर रहा हूँ कि जब हालात, दर्द जो है हद से गुजरता है ना, तो सोल्यूशन हो जाता है किसी चीज का। समझ में आ रहा है? ये तो दीवानगी है, और क्या है। हिस्ट्री जो है कौन बनाता है? दीवाने बनाते हैं। स्कॉलर्स हिस्ट्री लिखते हैं बेटा, स्कॉलर्स डिक्टेट द हिस्ट्री, बट द दीवाने मेंटेन द हिस्ट्री। हिस्ट्री बनाते कौन है? दीवाने। जब आप एक दीवानगी की हद से गुजर जाएंगे तो आप हिस्ट्री में आपका नाम डिक्टेट किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हिस्ट्री अपने पेजेस में जगह दीवानों को देती है। अब दीवाना हर फील्ड का हो सकता है, वो एक वॉरियर भी हो सकता है, वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, वो एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो हर फील्ड में। दीवानगी का मतलब होता है हद से गुजरने वाला। क्या सप्पा जी, गलत तो नहीं बोला मैंने? हद से गुजरना है ना। तो नहीं,
यूपीएससी बड़ा ओपन है, बहुत ओपन फील्ड है ये, लेकिन इसमें हमेशा आपकी थॉट प्रोसेस चेक की जाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं जिसके डबल मीनिंग होते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपके मन में चल क्या रहा है। जैसे इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आईएएस इंटरव्यू का, सपोज दैट यू आर ट्रैवलिंग, आप जा रहे हैं ट्रेन में और एक नंगी लड़की आपके गोद में आके बैठ जाए। सोचिए, ये क्वेश्चन है, जानिए इसको, शाई नहीं होना, शाई हो गए तो गए। एक नंगी लड़की आपके गोद में बैठ जाए तो क्या करेंगे? तो अगर दिमाग में कीचड़ भरा है तो कीचड़ वाले आंसर आएंगे, हंसने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे, तो गए काम से। साहब, वो लड़की बच्ची भी तो हो सकती है। आंसर क्या होगा? प्यार करेंगे। आंसर क्या है? प्यार करेंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कोई यंग लड़की बैठेगी, क्यों बैठेगी? बच्ची भी तो हो सकती है साहब। क्या बाजी, गलत नहीं बोला? तो वहां हंसेंगे, हंसने तो गए। तो वहां आंसर साहब से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डुअल मीनिंग के क्वेश्चन। वो जानना चाहते हैं कि आपके मन के अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? हमेशा किसी भी चीज का पॉजिटिव आंसर निकालना चाहिए, कभी भी किसी चीज का गलत मतलब मत निकालिए। समझ में आ रहा है? हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज। अब यॉर्कटाउन in America, 1781 AD, where the American forces fighting against to the England, and England soldiers were killing the Americans because Americans had not the weapons at the time. उस वक्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, कहा जाता है कि उस वक्त जब अमेरिका के लोग मर रहे थे तभी फ्रांस की आर्मी वहां एंट्री कर जाती है, एंड फ्रांस प्रोवाइडेड द हेल्प टू द अमेरिकन्स। और वही वो मौका था जब पूरी जो बैटल है वो टर्न आउट हो जाती है और अमेरिका ओन द बैटल फाइनली। अगर फ्रांस उस वक्त नहीं आता तो शायद अमेरिका हार जाता। तो लिख लेंगे कि द मेजर हेल्प फ्रॉम द फ्रांस वाज द at the Yorktown in 1781 AD. हाँ, at the Yorktown. हाँ, यॉर्कटाउन में जब बैटल हो रही थी, यॉर्कटाउन जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, at the Yorktown where the Americans fighting with the England soldiers, where the very difficult situation for the Americans, where France helped them, जहां पर फ्रांस ने उनकी मदद की। एंड फाइनली अमेरिका गॉट द विक्ट्री, ठीक है। That was a very difficult time for the Americans, है ना, at the Yorktown when they were fighting with the England ना. So at that time French helped to the Americans, and it was the reason the Americans won the battle. समझ में आया ये चीज? तो ये कहते हैं ना कि इसी लड़ाई के बाद तो जब अमेरिका की विक्ट्री हो गई तो याद है आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हु गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू द अमेरिका? फ्रांस। फ्रेंच आर्मी, यस, शिप से आर्मी आ गई, पानी की जहाज से आ गए और आकर वो खड़े हो गए अमेरिकन के साथ, और यहाँ पे इंग्लैंड फाइनली डिफीट हो गया था। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन यहाँ भी हमें लिख लेना है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द फ्रांस इन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन? व्हाट वाज द रोल ऑफ द फ्रांस इन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन? ये तो क्या ही बोलेंगे, इतना है कि अमेरिका को गिफ्ट किया उन लोगों ने। शायद हमको लगता है कि बनाया होगा, वो अचानक तो बना नहीं होगा, उसको बनवाया गया होगा, वो आस ही पास होगा, बहुत पहले भी नहीं हुआ होगा।
उसी के आसपास ये लड़ाई चल रही होगी, तो फ्रांस ने पहले रेडी करा दिया होगा, क्योंकि फ्रांस की मंशा तो क्लियर थी ना कि हमें अमेरिका की हेल्प करनी ही करनी है। तो ये शायद बनाया गया होगा, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिंग है, और उसे अचानक तो तैयार नहीं किया जा सकता। तो वो पहले से अपनी प्लान के अकॉर्डिंगली उन्होंने उस चीज़ को ठीक किया होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? सेम इंट्रोडक्शन होगा जो पहले वाले का मैंने बोला है, और उसमें बस एक लाइन आपको ऐड करनी है कि देयर वेर द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द फ्रांस इन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, के फ्रांस हेल्प टू द अमेरिकन, मदद की बहुत बड़ी। और कैसे मदद की, वो मेन बॉडी में आप डिक्टेट करना। फाइनली कंक्लूजन क्या होगा? इसका कंक्लूजन यही होगा कि अगर फ्रांस ने यॉर्क टाउन में अमेरिका की हेल्प ना की होती तो अमेरिका की विक्ट्री बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती। तो यॉर्क टाउन का जो हेल्प था, दैट वाज द स्पेशल हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच आर्मी, और they also gifted the Statue of Liberty after the American Revolution. क्लियर हुआ? लिखेंगे इसका आंसर, कोशिश करिएगा इसका आंसर लिखने की। बोलिए, लिखेंगे ना? इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। और अब एक और हेडिंग हम लोग डालते हैं, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट of the American Revolution. Significance or impact of the American Revolution. Significance or impact of the American Revolution. देख रहे हैं आप? Significance or impact of the American Revolution. Yes. एक मिनट, कहाँ से एग्जिट है? अच्छा, यहाँ। थैंक यू सो मच। सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, कि जो अमेरिका का रिवॉल्यूशन हुआ है उसके क्या इम्पैक्ट पड़े, उसका क्या सिग्निफिकेंस था। ये एक हिट क्वेश्चन है। हिट मतलब 101% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है ना? ये एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये आना ही आना है। जैसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जिन पर हम गैस करते हैं, तो अगर हमने 4 क्वेश्चंस करे हैं तो ये क्वेश्चन सबसे हिट है, इसको आना ही आना है। तो इसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, यानी इसको आपको रेडी रखना। यस, व्हाई यू आर सीरियस? फाइन, ऑल गुड, ओके। तो लिखेंगे कि आफ्टर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन there were the many significance of this revolution. After the American Revolution, these are the हाँ, इसी के नीचे लिखना है एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पे कि आफ्टर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन 4th of July 1776, after the American Revolution there were the many impacts seen in the future. बहुत सारे इम्पैक्ट इसके देखे गए थे फ्यूचर में। कहा जाता है कि अमेरिका का जो रिवॉल्यूशन है वो एक ग्रेट इंसिडेंट माना जाता है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर।
तो लिखेंगे पहले नंबर पे लिखिएगा कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन was the greatest event in the history of mankind. Greatest event in the history of mankind. Was the greatest event in the history of mankind. सबसे बड़ी चीज क्या है कि अमेरिका के रिवॉल्यूशन ने एक उम्मीद की किरण जगाई. इट वॉज अ होप फॉर दोज दे वे आर फियर्ड बाय द इंग्लैंड पावर. वो लोग जो इंग्लैंड को एक क्या मानते थे कि इंग्लैंड को कभी डिफीट नहीं किया जा सकता, इंग्लैंड को एक इम्पॉसिबल पावर मानते थे, उनके लिए एक होप की किरण, एक उम्मीद की किरण थी. तो लिख लीजिएगा कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन उसी सिग्निफिकेंस में ही सेकंड पॉइंट बनाएंगे. अमेरिकन रिवॉल्यूशन was the hope for those countries' peoples who were feared by the England. Peoples who were feared by the England were, अपने वर्ड्स में इसको कन्वर्ट कर ली. जैसे अमेरिका का जो रिवॉल्यूशन था, ये जितने भी इंग्लैंड के कॉलोनीज थे ना, जिनको लगता था कि हम कभी भी फ्रीडम नहीं ले पाएंगे, इंग्लैंड एक इम्पॉसिबल पावर है जिसको कभी डिफीट नहीं किया जा सकता, उनके लिए एक उम्मीद की किरण है ना, एक उम्मीद, एक रोशनी, एक लाइट था. ये समझ में आई बात? देखिए, अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज द लाइट फॉर द अनदर कॉलोनियल स्टेट ऑफ द इंग्लैंड एट दैट टाइम. कि भाई अगर अमेरिका डिफीट कर सकता है इंग्लैंड को, तो व्हाई नॉट द अदर कॉलोनीज, दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते? समझ में आ रही बात? हाँ, अरे आप, मैं क्या बोल रहा हूं, आप अपने वर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए इसको. अकॉर्डिंग टू योर सुटेबल वर्ड यू कैन कन्वर्ट. बोलिए कौन सी लाइन है? feared by the इंग्लैंड, जो इंग्लैंड से डरे हुए थे. feared by the इंग्लैंड, जो इंग्लैंड से डरे हुए थे, उनके लिए ये एक उम्मीद की क्या थी? किरण थी, एक लाइट था. कहा जाता है ना कि जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ तो इन द इंडिया राजा राम मोहन रॉय was the Indian leader who welcomed the American Revolution, who celebrated the American Revolution in India. राजा राम मोहन क्यों किया इन्होंने? क्योंकि ये एक उम्मीद थी कि इंग्लैंड जो है ऐसा नहीं है जिसको डिफीट न किया जा सके. और क्या चीजें, और क्या फैक्टर्स थे? सबसे बड़ी चीज है कि रिवॉल्यूशन के बाद जब सारी दुनिया में एक स्लैवरी सिस्टम था, इंग्लैंड ने पूरी वर्ल्ड को अपना गुलाम मान के रखा हुआ था. द मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड was converted by the England as the colonial state. At that time, उस वक्त इंग्लैंड ने ये कहा कि humans are freed by the birth. इंसान बर्थ से ही क्या है? आज़ाद है, और कोई भी उसको गुलाम नहीं बना सकता. तो लिखेंगे कि after the revolution, England gave the masses. After the revolution, England gave the masses to the world. Sorry, America. America gave the masses to the world. To the world. कि humans are freed by the birth. अमेरिका का जब कॉन्स्टिट्यूशन आप खोलेंगे ना, तो पहली शुरुआत में ही ये लाइन लिखी हुई है, humans are freed by the birth. है ना? By the birth, है ना? और दुनिया की किसी भी कंट्रीज को ये राइट नहीं है कि वो किसी को जबरदस्ती अपना स्लैव बना सके. तो ये मैसेज अमेरिका ने दिया था.
मैंस, ह्यूमंस आर फ्रीड बाय द बर्थ, ह्यूमंस आर फ्रीड बाय द बर्थ, ठीक है ना। और अमेरिका जो है वर्ल्ड की पहली मॉडर्न डेमोक्रेसी मानी जाती है। लिखेंगे कि आफ्टर द फ्रीडम अमेरिका became as the first world modern democracy। दुनिया की पहली मॉडर्न डेमोक्रेसी का नाम क्या है? अमेरिका है। अगर क्वेश्चन ये आए कि वर्ल्ड में सबसे पहले डेमोक्रेटिक रूल कब स्टार्ट हुआ, तो आंसर क्या होगा? इंग्लैंड में। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ आया? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन मैग्ना कार्टा 1215 एडी, इंग्लैंड एक्सेप्टेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है ना, लिखा नहीं गया है। वहाँ पर एक राजा था ना, किंग जॉन, वो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटर टाइप का इंसान था। उससे इंग्लैंड की पब्लिक बहुत परेशान थी, बहुत वरीड थी। तो इंग्लैंड की पब्लिक ने जॉन को चारों तरफ से घेर लिया। उसी में एक नाम आता है रॉबिन हुड का। रॉबिन हुड एक थीफ था जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में डिवाइड करता था। तो रॉबिन हुड और तमाम लोगों ने मिलकर किंग जॉन को घेर लिया और वहाँ पर इंग्लैंड के किंग ने लिख के दिया कि भाई मेरी पावर का ज़्यादातर जो पार्ट है वो अब इंग्लैंड की सीनेट को ट्रांसफ़र हो जाएगा। और तब से इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट हो गई। वहाँ के किंग की पावर सीधे सीधे पार्लियामेंट में क्या हो गई? ट्रांसफ़र हो गई। तो ये एक बड़ी बात है कि इंग्लैंड सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, पर मॉडर्न वर्ल्ड का पहली जो डेमोक्रेसी है वो किसे माना गया? अमेरिका। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका। और इसके बाद तो फिर दुनिया भर में डेमोक्रेटिक रूल क्या हो गया? फेमस हो गया। लिखेंगे कि आफ्टर द अमेरिकन डेमोक्रेसी, after the American democracy, it was propagated in all Europe. It was propagated in all Europe. In all the Europe, पूरे यूरोप में ये फैल गया। हाँ, in all Europe. कहते हैं कि रिवॉल्यूशन अमेरिका में जब शुरू हुआ तो इसके बाद रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ, फिर इंग्लैंड में हुआ, जर्मनी में हुआ, स्पेन में हुआ। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। और रिवॉल्यूशन इंडिया में भी तो हुआ था। तो लिख लेंगे कि लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि आफ्टर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, आफ्टर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, revolutions started in all over the world. Revolution started in France, Spain, Germany, ठीक है। एंड रिवॉल्यूशन ऑल्सो स्टार्टेड इन इंग्लैंड, रशिया, रूस में भी हुआ रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन भी हुआ ना, इंग्लैंड में हुआ, दुनिया भर में हुआ, इंडिया में भी हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनलिज्म को दुनिया भर में प्रोपगेट करने वाला कंट्री कौन था? अमेरिका था। तो लिख लेंगे कि आफ्टर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन नेशनलिज्म प्रोपगेटेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेशनलिज्म प्रोपगेटेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड।
सबसे बड़ी चीज़ ये थी, मैंने कहा ना, पहली बार लिखाया कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन एक होप थी, एक उम्मीद थी उनके लिए जो इंग्लैंड से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। तो लिखेंगे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन गेव द होप टू दोज पीपल्स who were destroyed by the England, their country occupied by the England. ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड का पहला रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस कंट्री ने अडॉप्ट किया? अमेरिका ने। तो लिख लेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड बाय द अमेरिका in September 1787. हाँ 1787 सितंबर 1787 में अमेरिका का पहला, अमेरिका ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दुनिया भर में अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई, यानी लड़ाई लड़ने का एक नया तरीका स्टार्ट हुआ जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट। तो लिख लीजिएगा कि आफ्टर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, आफ्टर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, first time in the world the constitutional movement was started. Movement was started. Constitutional movement was started. ठीक है। और तो इस पर एक सवाल जो मैंने कहा ना कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट वेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, व्हाट वेयर द इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो है एक क्वेश्चन लिखिएगा इस पे, क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक कि व्हाट वेयर द सिग्निफिकेंस, what were the significance of the American Revolution? What were the significance of the American Revolution? 150 वर्ड्स में इसको डिक्टेट करिएगा। ठीक है। इसमें मैंने बताया ही कि एक नॉर्मल सा और बहुत ही इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन मैंने बताया ही कि बस अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे हर जगह हमने जो इंट्रोडक्शन लिखा है, पहले शुरू में वही चीज़ें कि अमेरिका गॉट द इंडिपेंडेंट ऑन 4 जुलाई 1776, है ना। एंड देयर वेर द मेनी सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। और फिर एक एक पॉइंट को फिर मेन बॉडी में लिखना शुरू करिए। ठीक है। जब भी आप आंसर राइटिंग करिए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है, और इसका कंक्लूज़न भी क्या होना चाहिए? इसका कंक्लूज़न ये है कि साहब कंक्लूज़न में लिखेंगे कि अमेरिका की जो रिवॉल्यूशन थी, इट वाज अ ग्रेट ओकेजन फॉर द वर्ल्ड। अमेरिका गेव द होप टू द टायर्ड पीपल, डिस्ट्रॉयड पीपल ऑफ द वर्ल्ड बाय द इंग्लैंड। अमेरिका ने एक उम्मीद की किरण जगा दी थी दुनिया भर के लोगों के लिए कि अगर हम फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू। देख रहे हैं, कंक्लूजन में ऐसी लाइन होनी चाहिए जो हार्ट टचिंग हो, जो दिल को छू जाए। ठीक है ना। ये है ना कि एक
ये भी आप लिख सकते हैं कि भाई अमेरिका ने ये मैसेज दिया कि ह्यूमंस आर फ्रीड बाय द बर्थ, इंसान बर्थ से ही क्या है, फ्रीड है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही आप डिक्टो कंक्लूजन लिख दें या इंट्रोडक्शन लिख दें, नहीं, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ न्यू होना चाहिए, और जब आप न्यू करेंगे तो उसमें आपको नंबर मिल जाएगा। जितने भी टॉपर्स हैं आज, जो टॉपर्स बच्चे टॉप कर रहे हैं यूपीएससी, ये आपसे अलग नहीं है, बस इनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये कॉपी नहीं कर रहे हैं, ये कुछ नया थॉट, यूपीएससी ना कुछ न्यू चाहती, कुछ नए थॉट्स चाहती, आ रहा है समझ? तो कुछ नयापन इसमें होना चाहिए। 150 वर्ड्स में आप इसको फाइनली डिक्टेट कीजिएगा इस आंसर को। वैसे तो आप डेली एक आंसर दिखाइए, मैं खुद चेक करूंगा आपके आंसर्स। आप आंसर्स लिखते हैं अगर, तो मैं आपके आंसर्स देख लिया करूंगा, है ना। तो आप डेली एक आंसर लिखिए, मुझे दिखाइए, और यही मेन है। और क्या है, क्वेश्चन से नहीं पे आने, मेंस के क्वेश्चन सारे के सारे, तो 3-4 क्वेश्चन जो है इस पर एकदम फिक्स हैं, जो आने ही आने। तो आप लोग इस पे लिखने की कोशिश करना। और अब आइए एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा, वैसे क्लास कै बजे तक चलती है? हाँ, हो गया। हाँ, 5 मिनट, कोई नहीं, आप थोड़ा सा तो डिस्कस कर लेते हैं एक टॉपिक पे, फिर हम लोग बंद कर देंगे। हमारा नया जो टॉपिक है उसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हेडिंग डालिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। अगर ये ब्लैक ही चलता ना तो अपन ब्लैक में ही लिखते, पर चले तो कहीं वाइट हो रहा है, कहीं ब्लैक हो जा रहा है। 1780। हाँ, मोशन, ऐसा है तो अब बंदे का हाथ ही है यार। कभी ऐसा तो कभी आज तक किसी स्क्रीन में नहीं हुआ, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस कहीं नहीं हुआ। मैंने हज़ारों स्क्रीन यूज़ किया होगा यार, पर कभी, हाँ, ये तो खैर कोई नहीं, वो उन्हें भी पता है। वो होता है ना कि भाई हमारे ऊपर उन्होंने कह दिया कि सर आप ही जैसे आए सकते, ऐसा हो नहीं, उन्होंने हम पर ये इल्ज़ाम डाल दिया। कोई बात नहीं है। कहते हैं कि फ्रांस, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में फ्रांस का रोल तो था ही। थोड़ा सा बस इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, फिर हम लोग क्लोज कर देंगे। बहुत बड़ा रोल था। कहते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन होने के बाद जो फ्रांसीसी सोल्जर्स थे, जब वो वापस फ्रांस गए तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने अमेरिका की स्टोरी सुनानी शुरू कर। फ्रांस में उस वक्त किंगशिप थे, वहाँ के किंग लुई कहलाते थे। लुई 14, लुई 15, लुई 16, ये वहाँ के राजा थे। फ्रांस में जो कंडीशंस है, सर्कमस्टेंसेस थे, गोइंग टू वेरी वॉर एट द टाइम, बहुत हालात ख़राब थे। फ्रांस पॉलिटिकली बहुत ही डिस्टर्ब था, प्रॉब्लमेटिक था। इकोनॉमिकली इतनी बुरी हालत थी कि फ्रांस अक्सर तो इंग्लैंड से बैटल में उलझा रहता था। इंग्लैंड बहुत ही चालाक कंट्री भी था। इंग्लैंड ने कभी अपने इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट्स थे उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इंग्लैंड कभी इकोनॉमिकली ख़राब नहीं हुआ। इट वॉज द रीज़न कि इंग्लैंड वॉज पावरफुल एट द टाइम। इंग्लैंड का मैनेजमेंट बड़ी शानदार था, पर फ्रांस इकोनॉमिकली पूरी तरह बैंकरप्ट था, पूरी तरह बर्बाद था। कहा जाता है कि वहाँ के जो किंग्स थे वो पहले, कहते हैं ना कि पहले इंसान बजट बनाता है, अकॉर्डिंग टू बजट इंसान मनी स्पेंड करता है। पहले वो स्पेंड करते थे, फिर बजट बनाते थे। तो इंग्लैंड इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में था, वर्स्ट कंडीशन में था, ठीक है। और
सॉरी, फ्रांस में एक और चीज़ें थी कि फ्रांस में चर्च बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर ओवरराइड कर रहा था। चर्च के बारे में ये है कि जितने भी चर्च की ज़मीन थी, चर्च की जो वेल्थ थी, वो सब वहाँ के पोप कंज्यूम करते थे। तो चर्च की सुपरमेसी थी फ्रांस। ये हालात थे, वहाँ की जो पब्लिक थी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, ठीक है ना। और दीज आर द मेजर रीजंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन कल हम लोग पढ़ेंगे। बस आपको एक इसके बारे में बता रहे थे, एक ओवरव्यू दे रहा था मैं कि फ्रांस की जो कंडीशन थी उस टाइम बहुत ही वर्स्ट थी। पॉलिटिकली भी हालत बहुत ख़राब थी। जो किंग थे वो डिक्टेटर्स थे, दे डोंट मैनेज द फ्रेंच कंडीशन, है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल नहीं कर पा रहे थे। चर्च ओवरराइड कर रहा था। कहते हैं कि पेरिस में एक पैलेस था शीशे का, इसको वर्साई का महल कहते थे। वहाँ पे 2000 सिर्फ सर्वेंट्स काम करते थे और जितने भी फ्रांस के एलीट क्लास के लोग थे सब वहाँ पे रहते थे और वहाँ पानी की तरह से पैसे वहाँ के लोग बहाया करते थे। तो ये जो सिचुएशन थी फ्रांस की, तो वहाँ पर भी रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कल हम लोग देख लेंगे।